मतलब समझ में नहीं आ रहा था विक्रम को, और आगे कैसे जाए, फिर विक्रम कुछ कह देता था, फिर उसके आगे। और प्रेशर बहुत था क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स थे, आप थे वहाँ पर, विक्रम गोखले जी भी वहीं पर थे, और जैसा कि नाना ने कहा उसमें कोई फॉर्मेट एज सच लाइंस का नहीं था। और बेसिकली मेरा किरदार जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो एक पॉलिटिशियन जो कि गोखले साहब जो किरदार प्ले कर रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन कर रहा है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशन बन जाती है। और वो कॉन्फ्रंटेशन काफ़ी, मतलब जब मैंने वो सीन ख़त्म किया, मुझे आई वॉज एक्चुअली थक गई थी, बिकॉज इमोशनली आप एक इतने हाई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, और फिर आई थिंक जब आप इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ एक सीन में होते हैं, आपके खुद के परफॉर्मेंस का लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो नहीं, मैं समझता हूँ कि गुल का वो फिल्म का वो सबसे बेहतरीन सीन है, और उसमें मतलब एक इमोशनल ग्राफ होता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था विक्रम को, और आगे कैसे जाए, फिर विक्रम कुछ कह देता था, फिर उसके आगे। और उसमें सिर्फ तुम्हारे विचारों का ही नहीं, वो तुम्हारा इमोशनली, मतलब आवाज़ में भी और ऊपर जाना है, और ऊपर, और चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाते, मतलब मैं जब देखता हूँ वो सीन, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये फिल्म नहीं लग रही है, एक असल में कुछ घट रहा है। और उसका सीन का लीड जो है वो अगला जो हमारा क्लाइमैक्स की तरफ जाता है वो। करेक्ट। तो जिस तरह से, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा, चलो मैंने उसका साधु आगाशे का किरदार निभाया है, तो वो सिर्फ एक साधु आगाशे इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको उस इमोशनली एक यहाँ से और आगे जाना है, तो उसने ये लेके गई है। तो ये हर एक की जिम्मेदारी होती है। तो फिल्म में कोई मेन कैरेक्टर, सबऑर्डिनेट कोई होता है, कोई ऐसे कुछ नहीं होता। जो वो उस वक्त बोल रहा है वो मेन कैरेक्टर होता है। तो उस फिल्म की यू आर वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुल जी, आपने भी कुछ नाना जी से कुछ सवाल किए फिल्म में, या उन्हें अपने सवालों में कुछ फंसाया, कुछ ऐसे कुछ? जो ये बेसिकली एक केस है जिसको नाना का किरदार इन्वेस्टिगेट कर रहा है एज अ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव, और उसी केस के अलग नज़रिए जो मेरा किरदार है वो अपने ही लेवल पर इन्वेस्टिगेट करता है, और आखिरकार वो आके नाना के घर पहुंचते हैं, बोलती है कि मेरे पास ये सब सबूत हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन है, क्यों ना हम इकट्ठे इस केस को आगे लेकर चलें। और फिर किस तरह से जो नाना का किरदार है और जो मेरा किरदार है, उनकी एक इमोशनल जर्नी सी शुरू होती है, जिसमें काफ़ी हादसे घटते हैं आगे बढ़ते हुए। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक कॉप ऑलमोस्ट लाइक अ टीम काम करते हैं इस बिना कहे। वो ऐसा नहीं होता है कि इमोशनली तुम जुड़ जाते हो और तुम्हारा मकसद एक ही बनता है, तो उसके बाद तो बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। और वहाँ कोई पर्सनल गेन है नहीं, मैं अपने लिए या वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, ऐसी बात नहीं है। कि है समाज के लिए तुमने अपनी न्योछावर कर दी है ज़िंदगी। उसने अपने पिताजी गंवाए हैं, मैंने मेरी अपनी बीवी गंवाई है, तो बहुत कुछ हमारा पर्सनल लॉस बहुत है। और उस वक्त जाके हमें कुछ ऐसे कोई बंदा मिलता है, या मुझे कोई बच्चे ऐसी मिलती है कि वो चाहती है कि मैं ये करूं, मैं चाहता हूं मैं भी वही करूं, और साथ में मिलकर हमारा एक जर्नी शुरू हो जाता है कि वहाँ का उसका एक फिर एंड है, वो जाके आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो जर्नी बहुत स्वाभाविक है। जैसे फिल्मों में होता है ना, इस सीन के बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, वो नहीं है। तो बहुत स्वाभाविक उसकी जर्नी है, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। गांधी जी के बारे में भी कुछ चर्चा की गई है, तो हाँ, मतलब उसमें कहा है कि गांधी जी जब तक दीवार पर थे हमने हार पहनाए, नोट पर आ गए ना हमने जेब में डाल दिए, वही किया। तो मुझे लगता है कि आम वो गांधी जी नहीं, उनकी शिक्षा के बारे में एक्चुअली वो सिम्बॉलिक है कि जेब में डाल दिए, मतलब उनकी शिक्षा हमने सिर्फ वो क्या कहने के लिए हम हार डालते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जब भी देखते हैं गांधी जी की फ़ोटो पीछे रहती है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाहर जाने के बाद भूल जाते हैं। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर। तो वो जो है वो बहुत सिम्बॉलिक तरीके से वो हुआ है।